लेट आने से मेरा डिस्टर्बेंस बताऊं। ये आज हम लोग केमिस्ट्री का एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में मुख्य रूप से नेम ऑफ रिएक्शन होता है और हर एक कंपाउंड्स के अंतर्गत कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिले हैं। निश्चित तौर पे हम अपने पहले क्लास में ये कोशिश करेंगे कि जितने भी रिएक्शंस हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको हमेशा याद करना पड़ता है। केमिस्ट्री का क्लू होता है कि जब हम कन्वर्जन को अच्छी तरह से हम कर लेते हैं तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशेषकर, वो याद हो जाती है। तो मैं बता रहा था आपको कि केमिस्ट्री के इस नेम ऑफ रिएक्शन के क्लास में सबसे पहली चीज है कि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर 3 या 4 रिएक्शन आते हैं। इसके अलावा क्या होता है जब जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन की अभिक्रियाएं भी संपादित होती हैं, उसी से वो भी रिएक्शन ही है एक तरह से, और उसमें भी नेम ऑफ रिएक्शन का बहुत बड़ा यूज होता है। हंसते खेलते हम लोग को ये पढ़ना चाहते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है और रिएक्शन को किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक कहावत कही जाती है केमिस्ट्री के विषय में, केमिस्ट्री बहुत है बेवफा, रात में पढ़ा दिन में सफा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। ये उन बच्चों पे लागू होती है जो वास्तव में केमिस्ट्री को रटते हैं, और केमिस्ट्री को रटा वास्तव में नहीं जाता। जरूर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने होते हैं और उसको रटा जाता है, लेकिन उसमें भी यदि अच्छे बच्चे होते हैं तो मेन कंपाउंड्स को याद रखते हैं, मुख्य अभिक्रियाओं को याद रखते हैं। आज रिवीजन क्लास का ये पहला पीरियड कह लें है, और इसमें सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन को लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पहले मैं बताऊं, आप मेरे एक्सीलेंट बायो इंस्टीट्यूट माने EVI ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और वे बेल दबाएं। पहली क्लास में हम आते हैं नेम ऑफ रिएक्शन पे और पहली अभिक्रिया को देखते हैं, जिसे कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसका ताल्लुकात एल्केन से होता है। एल्केन कहने का मतलब है कि उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इसको हम यदि बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें याद आता है ऊर्ज अभिक्रिया को। ऊर्ज अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड CH3Br, CH3 को R कहते हैं और Br को X कहते हैं। X माने होता है हाइलाइड, Cl, Br, I, ये तीनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो आसानी से एल्केन प्राप्त हो जाता है एथेन के रूप में। याद करने का तरीका क्या है? सोडियम धातु को किसके साथ गर्म करना है? एल्किल हाइलाइड के साथ। एल्किल हाइलाइड के साथ जैसे गर्म करेंगे तो एथेन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया, जिसे विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम एक अभिक्रिया को संपादित करते हैं जिसमें डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इसमें भी एल्किल हाइलाइड है। C2H5 को एल्किल कहते हैं, Br को X कहते हैं, X माने हाइलाइड होता है। इसे सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और इसमें सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। जब इसकी प्रक्रिया को देख ही रहे हैं तो फिर एल्किल हाइलाइड ले आते हैं और अभिक्रिया का नाम देते हैं फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें भी एल्किल हाइलाइड है, लेकिन यहाँ पर हम साइक्लिक फॉर्म के रूप में बेंजीन लेते हैं और ये बेंजीन के साथ अभिक्रिया करती है तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देख रहे हैं हम लोग इस नेम ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया मैंने क्लास में कि सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग क्या किया है? स्टार्टिंग किया है एल्किल हाइलाइड को पकड़ा है और एल्किल हाइलाइड को पकड़ करके हमने जो रिएक्शन करने का तरीका बताया है उसको अलग अलग स्वरूप में बताया है। लेकिन तीनों अभिक्रियाओं में, चाहे ऊर्ज रिएक्शन हो, चाहे विलियमसन संश्लेषण विधि हो, चाहे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो,
तीनों की अभिक्रिया में हम देखते हैं कि सबसे पहले रिएक्शन उसमें सोडियम धातु लेते हैं, ये भी एल्किल हाइलाइड है। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण एथिल ब्रोमाइड, ये भी एल्किल हाइलाइड है। फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी एल्किल हाइलाइड है। इस अभिक्रिया में हम इस चीज को लेकर हम करते हैं। उस अभिक्रिया में एथेन प्राप्त होता है। विलियमसन संश्लेषण विधि में एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। फिडल-क्राफ्ट की जो अभिक्रिया है वो एल्किल हाइलाइड माने एथिल ब्रोमाइड होता है, बेंजीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और देखते हैं कि क्या होता है कार्बिल एमीन के बाद। कार्बिल एमीन पर आते हैं हम। कार्बिल एमीन में हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म में दो अभिक्रियाएं हम दिखाएंगे आपको, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझें। इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है और उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और एनिलीन जब अभिक्रिया इससे करती है, अभिक्रिया किस कहाँ हो रही है ध्यान से देखेंगे। ये क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म जो हेलो एल्केन्स के तहत आता है, तो क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड और जल भी प्राप्त होता है। ये कार्बिल एमीन की प्रक्रिया है, ये क्लोरोफॉर्म का इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में कार्बिल एमीन की प्रक्रिया को माने पूछा जाता है, चाहे वो क्या होता है जब के रूप में पूछा जाए या नेम ऑफ रिएक्शन सीधे नाम लिख कर दिया जाए कि कार्बिल एमीन पर टिप्पणी लिखिए। अब आगे आते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया होता है जिसमें फेनॉल लेते हैं लेकिन क्लोरोफॉर्म उसमें यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन दो मीडियम क्लासेस में होते हैं, मीडियम माने दो स्टेप में कह सकते हैं होते हैं, और लेकिन एक डायरेक्ट स्टेप जो होता है जिसे हम क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हमने देखा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ये भी एल्किल हाइलाइड है लेकिन तरीका बदला है। यदि हम सोडियम धातु लेते थे तो वो अभिक्रिया हो जाती थी ऊर्ज अभिक्रिया, और यदि हम क्या माने जिंक धातु लेते हैं तो यह अभिक्रिया होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जो एल्किल हाइलाइड Zn के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्केन C2H6 बनता है और ZnCl2 प्राप्त होता है। यह एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बाद हम आते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नॉर्ड अभिक्रिया क्या होता है? ग्रिग्नॉर्ड मतलब होता है एक प्रकार का रिएजेंट होता है जिसे C2H5 MgBr के रूप में लेते हैं। C2H5 MgBr के रूप में जब आता है तो वो सीधे तौर पे उसको कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, और उसका जब जल अपघटन होता है तो एथेन प्राप्त होता है और उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड प्राप्त होता है। लेकिन हमको मतलब होता है ये मेन प्रोडक्ट एथेन से। अब आता है कोल्वे विद्युत अपघटन को देखते हैं। कोल्वे विद्युत अपघटन में क्या होता है? सोडियम एसिटेट रहता है, पोटेशियम एसिटेट रहता है, उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, माने जल अपघटन कराएंगे तो एथेन प्राप्त होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया जो होती है कोल्वे अभिक्रिया होती है। हम देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया जैसा हो गया तो कोल्वे विद्युत अपघटन के बाद अभी जितनी अभिक्रियाएं थी मैंने आपको बताई, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे की जो अभिक्रियाएं हैं आप उसको याद रखने में चाहे मुझे बताने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर दिन एक क्लास आपको केमिस्ट्री का मिलेगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे आपका जो नोटिफिकेशन होगा आप पर आ सकेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। कोल्वे विद्युत अपघटन को मैंने देखा। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया, बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया हाई हेलो से नहीं होता, लेकिन यहाँ से देखते हैं जब एथिल अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तीनों चीज जो होती है एक साथ। एथिल अल्कोहल है, C2H5 केवल अल्कोहल लिखा है, या अल्कोहल की जगह और भी चीज ले सकते थे, लेकिन अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ आयोडीन है, आयोडीन की जगह क्लोरीन भी लिया जा सकता था। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाएगा तो आयोडोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म की जगह क्लोरोफॉर्म भी हो सकता था, और इसके साथ सोडियम फॉर्मेट।
माने HCOONO को सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। ये दो मुख्य चीजें बनती हैं, लेकिन चूंकि ये अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए थी, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए थी, इसलिए इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। आगे चलें तो हम फॉर्मल्डिहाइड से परिचित होना चाहेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, जिसमें हम फॉर्मल्डिहाइड से यदि अभिक्रिया करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। कंपटीशन क्लासेस में जो कंपटीशन जो हम देंगे 10+2 करने के बाद, जब क्या हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे या किसी कंपटीशन जब मेडिकल एंट्रेंस में जाएंगे नीट के जरिए, तो हमको कैनिजारो अभिक्रिया को बहुत याद रखना होगा। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? फॉर्मल्डिहाइड, SCHO को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो मेथिल अल्कोहल के साथ सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब यदि हम आगे की जाए तो एक अजब सी अभिक्रिया होती है जिसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। देखने, नाम सुनने में तो अजब था, इंग्लिश का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही आसान रिएक्शन है। तरीका बदलेगा, इसमें एसन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है ईथर के उपस्थिति में क्या होता है, यह संयुक्त रूप से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म करेगी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ी ही देर रहेगा जो जल अपघटित होकर एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। यदि आप जल्दीबाजी में हैं, आपको जल्दी से बोर्ड के एग्जाम पेपर मिल गए हैं, हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो, तो उस केस में सीधे हम लिखेंगे मेथिल साइनाइड, और केवल ये लिखने के बाद डायरेक्ट हम कर सकते हैं CH3CHO, और लेकिन वाटर को हम ये ईथर के साथ लिखना न भूलें, जिससे क्या होगा, स्टीफन अभिक्रिया अपने आप हो जाएगी, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता। लेकिन आपको समझाने के लिए तरीका होना चाहिए। या मेथिल साइनाइड जो होता है वो SnCl और HCl जो होता है इसके साथ मिलाते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह यहाँ काम जरूर करता है, लेकिन हमको दिखाना भी पड़ता है कि ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लेजल संघनन, संघनन माने जोड़ना होता है। एक चीज को दो बार ले लें, एक कंपाउंड को दो बार ले लेते हैं। यदि यहीं पर एस्टल्डिहाइड होता तो आइडोल का संघनन के रूप में हम आता, लेकिन क्लेजल संघनन है। यहाँ पे क्या है, एस्टर लिया है मैंने, दो बार एस्टर को उठाया, एथिल एसीटेट है, और एथिल एसीटेट को सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में जब करते हैं तो संयुक्त रूप से एथिल एसीटोएसीटेट प्राप्त होता है। तो ये संघनन माने जुड़ने की जो अभिक्रिया होती है, क्लेजल संघनन की अभिक्रिया होती है, और इसमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। याद रखिए बच्चों कि जब भी हम करेंगे दो चीज को मिलाएंगे एक साथ तो वो संघनन होगा। यदि हम एल्डिहाइड मिलाते तो एल्डोल संघनन के रूप में लेते, लेकिन यहाँ पर एस्टर ले रहे हैं, इसलिए उसका क्लेजल संघनन के रूप में ये होता है। इसमें देखते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं और हैं जिसको जानने की बहुत जरूरत है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें टिन्सको अभिक्रिया है, रोजनमुंड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, क्लीमेंस अपचयन और इटार्ड अभिक्रिया होता है। इसमें जितने भी अभी मैंने आपको रिएक्शन बताए, नेम ऑफ रिएक्शन, निश्चित तौर पे बोर्ड के एग्जाम में यदि आप इतना ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कम से कम 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टिन्सको अभिक्रिया है, और टिन्सको अभिक्रिया में क्या होता है, हम एस्टल्डिहाइड लेते हैं, लेकिन एस्टल्डिहाइड को लेकर के उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिसको एल्युमिनियम एथॉक्साइड कहते हैं, और जब एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में जब उसको हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट यह एक एस्टर होता है, याद रहे एस्टल्डिहाइड से यह बना है। इस अभिक्रिया को टिन्सको अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी अभिक्रिया इस रूप में पूछी जाती है कि एस्टल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या बनेगा, सीधे साधा जवाब आप देंगे एथिल एसीटेट बनेगा। उसके बाद एक ऐसी अभिक्रिया जिसे कहते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया जो होती है वो एस्टल्डिहाइड है, सॉरी एस्टिल क्लोराइड है। एस्टिल क्लोराइड को जो इसको हम यदि उसका आईयूपीएसी में नाम देखेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है, इसे एथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, ऑयल इसमें लगता है। जब हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये इसकी जगह पे हम और भी दूसरी चीज का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या, इसकी जगह पे हम माने दूसरे स्वरूप में इसके एस्टर फॉर्म में ही ले सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड को भी यहाँ लिया जा सकता था,
चीजें वही पे जो प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की जस का तस रहता, एसिटाल्डिहाइड बनता उस समय भी। अब हॉफमैन अभिक्रिया है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय एथिल एमीन बनाने की जो अभिक्रिया होती है, चाहे एनिलीन बनाने की अभिक्रिया हो, इस सब में हम क्या होता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लेते हैं। इसमें प्रोपनामाइड है, ये प्रोपनामाइड होता है जब ब्रोमीन माने और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माने ब्रोमीन जल ले सकते हैं, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिलेमीन प्राप्त होता है, ये मुख्य उत्पाद होता है। यदि हम क्लीमेंस अपचयन की तरफ जाएं, एक प्रकार की अपचयन की अभिक्रिया है, और पुनः जब अपचयन की बात आती है तो हमें याद आता है एल्केन की तरफ। अब जब एल्केन की तरफ याद आता है तो यहाँ जिंक अमलगम है, ZnSG लिखा है, जिंक अमलगम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो एसीटोन होता है वो अपचयित होकर के माने प्रोपेन का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं एक ऐसी अभिक्रिया की तरफ जो देखने में उटपटांग अभिक्रिया लगती है लेकिन होती बहुत आसान तरीके से होती है। यहाँ पर आप देखते हैं इटार्ड अभिक्रिया में ये क्या है, टॉल्विन है। टॉल्विन का फार्मूला होता है C6H5CH3, जिसे हम बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 के रूप में लिए हैं। इसकी डायरेक्ट अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से होती है, CrO2Cl2 से होती है। सब कुछ भूल जाएं लेकिन कंपन याद रखें ये कि माने ये टॉल्विन है और केवल ये कैटलिस्ट ले ले और डायरेक्ट बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल ये जो अभिक्रिया होती है इटार्ड अभिक्रिया है। ये उटपटांग जी मैंने बनाया इसलिए क्योंकि जब इसके साथ ये मिलती है तो मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है और जल से जब इसको धो दिया है तो उसके बाद बेंजल्डिहाइड बना है। तो ये इसके साथ जब मिला तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना और उसके बाद ये जो आपस में मिलकर जब अपघटन किया गया तो बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्रोमिल ऑक्सीमन जो होते हैं उस इस फॉर्म में आ गया। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं मैंने बताई हैं निश्चित तौर पर आपको जानने लायक थी और नेम ऑफ रिएक्शन में निश्चित तौर पर चाहे वो कंपटीशन का क्ले हो या बोर्ड की दृष्टि से हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या आप जो पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप सीधे तौर पे इसको पढ़ने से लाभ होगा। हाँ, आज का क्लास बस इतना ही। अगली क्लास के लिए यदि लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।